हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज पाठशाला में। और जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं रिट के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। आर्टिकल 32 क्या कहता है उसके रेफरेंस में बातें करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं रीट से लेकर, राइट। उसके रेफरेंस में क्या क्या बातें, क्या क्या कंसेप्चुअल समझ होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि इस वीडियोस का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लेकर है कि एक तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ टोटली रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो ये आपके मौलिक अधिकार के संदर्भ में बातें की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसे समझना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और हम अपने टॉपिक के इर्द गिर्द ही रहेंगे और जितने भी डाउट होंगे, राइट, उन डाउट्स को हम लोग प्रयास करेंगे इस वीडियोज़ में क्लियर करने का। ओके, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इस वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ जब भी मैं बनाऊं तो आपके समक्ष ज़रूर पहुंच पाए। बहरहाल, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिट के बारे में। रिट आपने पढ़ा ही होगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बातें क्या होती है मैं वो आपको समझा दूं कि आप इस वीडियोज़ को यदि देख रहे हैं तो एक तो ये हो सकता है कि आपने इसको पहले से पढ़ा होगा। इनफैक्ट कई सारे बच्चे जो यूपीएससी या फिर पीसीएस को लेकर प्रिपरेशन करते हैं, आई मीन उनको तो ये पता ही होगा रिट के संदर्भ में, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। दूसरी, वैसे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं जो बिल्कुल ही उनको नहीं पता है रिट के बारे में क्या होता है, तो वो मेरे साथ एक पेज ले ले, वाइट पेज ले सकते हैं। एंड उसके अलावा जो मैं पॉइंट नोट करूँगा आप उसको भी इनफैक्ट वीडियोज़ को पोस्ट करके या फिर लर्न करके आप कहीं ना कहीं उसको लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ें, वैसे बच्चे जो पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो सारे डाउट्स हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। इनफैक्ट इस वीडियोज़ के बाद जब भी आप रेट से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, आप देखिएगा इस वीडियोज़ के सहारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो लेट अस गो अबाउट रिट। सबसे पहले हम जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, थोड़े बहुत हम लोग बातें कर लेते हैं, राइट। तो इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका मतलब क्या होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके जो भी अधिकार दिए गए हैं, यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका अतिक्रमण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक उपचार, एक ट्रीटमेंट दी गई है, राइट। यदि हम बात करें तो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में अगर बात करें तो आर्टिकल 32 को, राइट, एक तो इनकी संज्ञा दी गई है इनके द्वारा एक हृदय और आत्मा की, राइट, हृदय और आत्मा। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किसके द्वारा बोला गया है आर्टिकल 32 को, संविधान की हृदय और आत्मा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया है, राइट। अच्छा, इसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे, जैसे इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है, यहाँ प्रत्येक नागरिक की बात हो रही है। ओके, हम लोग थोड़ी बहुत बातें इस वीडियोज़ में तो नहीं, बट हम एक अलग से वीडियोज़ बनाएंगे, आपको डिफरेंट बताएंगे, व्यक्ति, नागरिक और गैर नागरिक, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना फ्रेमवर्क, तो कहीं पे व्यक्ति या फिर कहीं पे नागरिक, इस तरह के आपको टर्मोलॉजी मिलेंगे। इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे आर्टिकल में डिफाइंड है कि कहीं पे व्यक्ति को डिनोट किया गया है, कहीं पे नागरिक को, कहीं पे गैर नागरिक को। तो इन तीनों में डिफरेंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, संवैधानिक उपचार का अधिकार के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं कि इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अर्थात ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिला है, यदि उसका उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं और डायरेक्ट जो है वहाँ पे हम इस अतिक्रमण का कहीं ना कहीं विरोध कर सकते हैं, राइट।
अच्छा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए न्यायालय क्या करता है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए न्यायालय क्या करता है, इसके लिए न्यायालय या तो रिट या तो आदेश जारी करता है, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम देखेंगे आर्टिकल 32 में कौन सी बातें लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में, और आर्टिकल 2 to 6 के रेफरेंस में देखेंगे हाई कोर्ट के रेफरेंस में क्या क्या बातें की गई है। दोनों को हम लोग तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे और दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है उसको भी हम समझते चलेंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो आपसे छूट न जाए। ओके, तो रिट या आदेश ये सरकार को कहीं ना कहीं न्यायालय द्वारा आदेश के तहत ये दिया जाता है कि देखिए आपके राज्य में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का प्रत्येक नागरिक का अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस आदेश का पालन करें, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे, चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जुडिशियरी रीट की, ओके, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जुडिशियल रीट की। जुडिशियल रीट की बात कर रहे हैं तो रीट जो है वो 5 टाइप्स के दिए गए हैं, बट हम लोग थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे कि रीट एक्चुअल में होता क्या था या फिर ये कहाँ से मिला हुआ है, उस पर भी थोड़ी बहुत हम लोग बातें कर लेते हैं। तो यदि मैं रीट की बात करूँ, राइट, तो रीट किस देश से अपनाया गया है, तो ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश, राइट। अच्छा, ब्रिटिश में ये होता क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का विशेषाधिकार होता था ब्रिटिश के संदर्भ में। उस समय राजा महाराजा जो है वो यूज़ करते थे एक तरह से उन लोगों के अनुसार, या एक प्रकार का असाधारण जो है वो कहीं ना कहीं इसको बोला जाता था कि असाधारण उपचार था जो वहाँ के जो ब्रिटिश लोग होते थे उसके अधिकार और स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ये आवश्यक होता था, राइट। तो ये वहाँ से शुरू होता है। हालांकि इसको कभी कभी जैसे ब्रिटिश के संदर्भ में देखा जाए तो न्याय का झरना की संज्ञा भी इसे दी गई है, राइट। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है, दूसरी चीज़ें तो वहाँ पे विशेषाधिकार रिट भी कहा जाता है। इसके अलावा न्याय का झरना की संज्ञा भी दिया गया है, राइट। तो रिट ये जहाँ से ओरिजिन हुआ उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग को बैकग्राउंड पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल 32 में क्या लिखा है। चूँकि देखिए आप जब भी बुक्स को पढ़े, आप नो डाउट इनफैक्ट आप फॉलो करते होंगे लक्ष्मीकांत को या फिर और भी बहुत सारे जैसे सुभाष कश्यप है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एस्पायरेंट्स हैं या तो पीसीएस या फिर यूपीएससी की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब भी आप पॉलिटी सेक्शन करें, इनफैक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ज़रूर ले, बेयर एक्ट्स को ज़रूर ले, फिर वहाँ के जो शब्दावली है वहाँ देखिए कि इस आर्टिकल में क्या बातें की गई है। चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं बुक्स पब्लिश होता है तो उसमें उसको सरल भाषा में लिख दिया जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप बेयर एक्ट्स से उसको कंप्लीट करें कि उसमें एक्चुअल में किस शब्द को वहाँ पे चयन किया गया है, ओके। बहरहाल आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है, एक तो ये डिनोट करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट। आर्टिकल 32 का 1, राइट, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है बातें। आर्टिकल 32(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। आप इस तरह के जो शब्दावली है, कठिन कठिन शब्द थोड़े बहुत दिख रहे हैं, आपको इसको पढ़ना है, राइट। तो आर्टिकल 32 का 1 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों यानी कि जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही, यदि उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन होता है, अतिक्रमण होता है, तो समुचित जो कार्यवाही है वो उच्चतम न्यायालय के समावेदन के अधिकार के रूप में कहीं ना कहीं प्रत्याभूत किया जाएगा। तो आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आर्टिकल 32 का 2, राइट। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट, ओके, यहाँ पे
आपको पॉइंट डिनोट करना है, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्या और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। अर्थात आर्टिकल 32 का 2, राइट, इसके अनुसार 5 प्रकार के रिट जो है वो न्यायालय जारी करता है। कौन से न्यायालय? तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बात की जा रही है। कब होगा? जब अधिकारों का उल्लंघन होगा, अधिकारों का अतिक्रमण होगा, उस संदर्भ में कहीं ना कहीं ये रिट जारी किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 5, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 का जो 2 है वो आर्टिकल कहता है कि 5 प्रकार के रिट को जारी किया जाए, राइट। ओके, अच्छा, 5 प्रकार के रिट कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 5 जुडिशियल रिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में देखा जाए तो 5 प्रकार के जुडिशियल रिट की बात की जाती है, राइट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, उत्प्रेषण और को वारंटो, अधिकार प्रश्या। हम लोग देखेंगे एक एक करके इनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं और ये किसके लिए कहीं ना कहीं लागू किया जाता है, राइट। तो आप अब यहाँ से आपके जो है कहीं ना कहीं बेसिक समझ के साथ साथ अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है हम लोगों का एक तरह से क्लासेस, और यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आपको डिनोट करना है। आपने पढ़ा है, आपकी रिवीजन हो जाएगी इनफैक्ट, और इसके बाद से, इस वीडियोज़ के बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा रिट से रिलेटेड, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, और इस वीडियो से देखिएगा सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ओके। तो हम बात करते हैं फर्स्ट रिट की, राइट। जस्ट वेट, चलिए अब स्टार्ट किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, या लेटस द बॉडी ऑफ, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करना। क्या होता है मतलब? शरीर को प्रस्तुत किया जाए या करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, आपको इंग्लिश भी अच्छे से इसको देखते चलना है पैरेलल में। मीन्स क्या हुआ? टू हैव द बॉडी, शरीर को प्रस्तुत करना, ओके। अच्छा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसमें हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, ओके। बेसिकली यह जो हैबियस कॉर्पस है कब लिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया, राइट। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। कोई व्यक्ति, सपोज कि वो हिरासत में है, यू गॉट माय। कोई व्यक्ति हिरासत में है, यानी कि एक तरह से न्यायालय उस संदर्भ में बातें करता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं वो किसी हिरासत में रखा गया है, और यदि वो मामला जो है कहीं ना कहीं अवैध है, इनवैलिड है, राइट। तो यदि वो मामला कहीं ना कहीं इनवैलिड होगा तो उस व्यक्ति को यहाँ से रिहाई किया जाएगा, स्वतंत्रता दी जा सकती है, फ्रीडम यहाँ पे दिया जा सकता है, राइट। तो एक तरह से देखें तो हैबियस कॉर्पस क्या हुआ कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो किसी व्यक्ति को, आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ, लिखने से और आपके माइंड में ही रहेगा। किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध, ओके। तो जो हैबियस कॉर्पस होता है बेसिकली वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हिरासत में है और जबरन रखा गया है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध में कहीं ना कहीं दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं इसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ये मामला है हैबियस कॉर्पस का, लेकिन बातें यहाँ ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट पेज में आइए तो फिर पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग अब इस पे क्या बातें करने वाले हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। यह जो रिट है, हैबियस कॉर्पस की बात हो रही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। अच्छा, यह किसके लिए जारी किया जाता है, किसके खिलाफ जारी किया जाता है? तो
सार्वजनिक प्राधिकरण ओके, और दूसरा व्यक्तिगत यानी कि निजी व्यक्तिगत प्राधिकरण, यानी कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही प्राधिकरण के खिलाफ ये जारी किया जा सकता है हैबियस कॉर्पस, यानी कि निजी भी होगा और सार्वजनिक भी होगा, उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज में हम समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, तो आप पॉइंट करके यहाँ पे लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, हैबियस कॉर्पस किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हिरासत कानून सम्मत। ओके, आप लिखते चलेंगे, हिरासत कानून सम्मत है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा न्यायालय के द्वारा हिरासत। ओके, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हिरासत न्यायालय के क्षेत्र, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो, न्याय क्षेत्र से बाहर हो। ओके, इस कंडीशन में भी हैबियस कॉर्पस जो है वो आप कहीं ना कहीं वो नहीं दिया जाता है, राइट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट एक याद आपको ये रखना है कि कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, अवमानना के तहत हुई हो। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट डिस्कशन किया, मैं फिर से आपको बता दूं। एक तो हिरासत कानून सम्मत हो, जब हिरासत कानून कहीं ना कहीं उसके पैरेलल हो, उस कंडीशन में नहीं होगा। दूसरा, न्यायालय के द्वारा हिरासत, यदि न्यायालय के द्वारा, जैसे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें हम, उस कंडीशन में। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यदि हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो, ऑब्वियसली ये तो होगा ही नहीं, राइट। और मैं फोर्थ बात करूं तो कार्यवाही यदि विधानमंडल या न्यायालय के अवमानना के तहत हुई हो, इनफैक्ट उस कंडीशन में भी हैबियस कॉर्पस जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल सकता है। ओके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं देगा। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। आई होप आपको हैबियस कॉर्पस समझ में आया होगा। इनफैक्ट ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हैबियस कॉर्पस से क्वेश्चन बनेंगे, आप जाके आज ही किसी भी जहाँ से क्वेश्चन मिले आप कीजिए, आपके क्वेश्चन बनेंगे हैबियस कॉर्पस से। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं परमादेश। ओके, यहाँ पे थोड़ी बहुत नंबरिंग का इशूज है। मैंडमस। ओके, मैंडमस का मतलब क्या होता है? मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ओके, क्या होता है? वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। इसके रेफरेंस में हम लोग बातें करने वाले हैं, राइट। कि एक्चुअल में जो परमादेश होता है वो क्या होता है, तो हम देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का कहीं ना कहीं आदेश देने का मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग पावर को डिनोट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो परमादेश है, जो मैंडमस है, वो एक प्रकार का नियंत्रण है, कंट्रोलर है, राइट। यह एक प्रकार का नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये केवल सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा, सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है। ओके, अच्छा, यहाँ से हम लोग पॉइंट समझते जाते हैं इसमें, और पॉइंट फॉर्म में हम लिखते भी जाएंगे ताकि आपको और क्लियरफाई हो जाए। ओके, तो
इसका मतलब हुआ कि हम आदेश देते हैं, ओके, वी कमांड। अच्छा, दूसरा मतलब क्या हो सकता है ये, यानी कि यह न्यायालय द्वारा जो सार्वजनिक अधिकारी है, यू गॉट माय पॉइंट, ओके, जो सार्वजनिक अधिकारी है, ओके, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप अपना सुन के आप लिख सकते हैं। तो सार्वजनिक अधिकारियों के लिए ये कहीं ना कहीं जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके, ओके। जैसे मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक अधिकारी है, कोई सार्वजनिक अधिकारी है, ठीक है, तो ये उनके खिलाफ जारी किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उनका जो भी कार्य है, उनका जो भी, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने इस कार्य को कहीं ना कहीं करने में विफलता दिखाई, तो उसका रीज़न पूछा जाएगा जो सार्वजनिक अधिकारी है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है, ये किसके लिए जारी किया जाता है, तो सार्वजनिक अधिकारी, ओके। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सार्वजनिक अधिकारी, इसके साथ साथ क्या हो सकता है, कोई निगम हो, राइट, तो निगम के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। इसके अलावे अगर मैं बात करूं तो अधीनस्थ न्यायालय, ओके, अधीनस्थ न्यायालय के जो प्राधिकरण है उसके खिलाफ, ओके, जो अधीनस्थ प्राधिकरण के यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय के प्राधिकरण है, ओके, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये जारी किया जा सकता है, राइट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो अच्छे से याद रखने हैं, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट अब बात पे डिस्कशन हम लोग ये करेंगे कि किसके खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा, ओके। मैंडमस जो है वो किसके खिलाफ जारी नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ, मैंडमस जारी नहीं होगा, जारी नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट। पहला पॉइंट आप मेरे साथ लिखेंगे कि निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध जैसे हमने हैबियस कार्पस में निजी और सार्वजनिक दोनों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं वो जारी किया जाता था, बट यहाँ पे बात करें तो निजी व्यक्ति, ओके, या इकाई के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, मतलब वैसा विभाग जो एक तरह से गैर संवैधानिक है। बात करेंगे हम लोग गैर संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, इस पर थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी आप समझ लीजिए कि जो गैर संवैधानिक है विभाग है उनके खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो भारत के जो राष्ट्रपति है, राइट, और राज्यपाल, ये एक्सेप्शन में है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके खिलाफ भी मैंडमस जारी नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, संविदात्मक दायित्वों के लागू करने के विरुद्ध, ओके, यू गॉट माई पॉइंट। तो ये 4 कंडीशन है जहाँ पे मैंडमस को जारी नहीं किया जा सकता है, ओके। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ओके, जो मेन जस्टिस हैं, ओके, जो कहीं ना कहीं न्यायिक एक तरह से क्षमता में कार्यरत है, उनके खिलाफ भी ये नहीं जारी किया जा सकता है। यू गॉट माई पॉइंट, ओके। तो ये मैंडमस का कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस है कि न्याय जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके बियॉन्ड में जारी कर सकता है, ओके। आई होप आपने ये भी समझा होगा। मैंडमस से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रतिषेध के बारे में, प्रोहिबिशन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, रेट टू सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ न्यायालय का लेख, इसके संदर्भ में अब हम लोग बातें करेंगे कि एक्चुअल में जो प्रतिषेध होता है वो क्या होता है। थोड़ा सा आप
इसको अच्छे से देखिएगा। प्रोहिबिशन और जो सर्टेनिटी है उसको थोड़ा सा इसमें तुलनात्मक रूप से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, बिकॉज मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें जो है वो कहीं ना कहीं पैरेलल चलता भी है, और ये बारीकी को आपने यदि नहीं समझा तो क्वेश्चन यहाँ से गलत होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इनफैक्ट आपको क्या करना है कि आपको इसको अच्छे से समझना है। प्रोहिबिशन और जो उत्प्रेषण होता है उसको हम बारी बारी से एक्सप्लेनेशन देंगे और आपको समझना है, फिर आपको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रतिषेध की, राइट। प्रतिषेध को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। ओके, प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका रेट टू सबऑर्डिनेट, ओके, रिट टू सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिषेध एक्चुअल में क्या है। तो यदि मैं बात करूं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, ओके, मना करना। अच्छा, मना किसको करेगा ये? तो कहीं ना कहीं किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज हाई कोर्ट है, राइट। तो हाई कोर्ट है तो उसका अपना कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लाइन का ये सर्किल होगा जिसमें वो क्या करेगा कि अपने कार्यों को करेगा। लेकिन वैसे कार्यों के लिए जो न्याय क्षेत्र से कहीं ना कहीं वो अपने से ज़्यादा, यानी कि एक तरह से बाउंड्री लाइन जैसे ही क्रॉस करेगा तो उस विनम्र पे कहीं ना कहीं जो है वो इनको रोकने का प्रयास करे, ओके। तो जो हाई कोर्ट का एक अपना न्यायिक क्षेत्र होता है, तो उसके न्याय क्षेत्र से बाहर जाके अगर उच्च न्यायालय कार्य कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करता है, ओके। इस तरह देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो प्रतिषेध होता है वो सीधे सक्रिय नहीं होता है। जैसे एक तरह से देखा जाए मैंडमस को ले ले, ओके। तो मैंडमस क्या है? मैंडमस सीधे सक्रिय रहता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि इसमें न्याय क्षेत्र से बाहर जैसे ही उच्च न्यायालय काम करता है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अर्थात प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ? रोकना, यानी कि मना करना कि नहीं नहीं, ये क्षेत्र जो है आपके बियॉन्ड में है, आप यहाँ से कार्यशील को नहीं बढ़ा सकते हैं, ओके, उसका विस्तार नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रतिषेध का मतलब हुआ कि जो उच्च न्यायालय है, ओके, या फिर अधीनस्थ न्यायालय है या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से, ओके, उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए किया जाता है, ओके, राइट। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट है कि ये रिट जो है वो किसके लिए जारी किया जा सकता है? तो एक तो न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के लिए, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, किसके लिए जारी नहीं किया जा सकता? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि प्रतिषेध किसके लिए जारी नहीं किया जा सकता। तो एक तो यहाँ पे जो प्रशासनिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रशासनिक प्राधिकरण, ओके। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी निजी व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति, उसके खिलाफ भी नहीं जारी किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है विधायी निकाय, ओके, यू गॉट माय पॉइंट। विधायी निकाय, उसके खिलाफ भी नहीं जारी किया जा सकता, ओके। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रोहिबिशन, प्रतिषेध जारी नहीं किया जा सकता। ये जारी कहाँ किया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो प्राधिकरण है उसके विरोध में जारी किया जा सकता है, ओके। यू गॉट माय पॉइंट? आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा प्रतिषेध को, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। उत्प्रेषण, ओके। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड, पूर्णतः सूचित कीजिए, ओके। बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। उत्प्रेषण का मतलब क्या हुआ?
बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। अच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना। प्रमाणित होना या सूचना देना। जैसे बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचना देना। सूचना देना। ओके, इस पे थोड़ी बहुत हम लोग बातें कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक उच्च न्यायालय है, यानी कि एक उच्च न्यायालय के द्वारा, कोई मान लीजिए कि हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय, इसके इस उच्च हाई कोर्ट से नीचे का जो न्यायालय है अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं अधिकरणों या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी करके किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, अगर कोई ऐसा कहीं ना कहीं कार्य है जो वो बहुत लंबित है, राइट, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है, उसको कहीं ना कहीं सुचारू रूप से किया नहीं जा रहा है, ओके, इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, इनफैक्ट इसको स्थानांतरण करना, स्थानांतरण करना, ओके, तो ये कौन करेगा? हाई कोर्ट। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को कहीं ना कहीं वो सीधे पत्र के माध्यम से ये जारी किया जाता है, ओके। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर भी, जैसे मान लीजिए दूसरा कंडीशन ले सकते हैं कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, वो कहीं ना कहीं जो भी कानून है उसको एक तरह से एक सुचारू रूप से उसको लागू नहीं कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो कानून कहीं ना कहीं एक तरह से उस कानून में कहीं ना कहीं कमी है जिसके वजह से विलम्ब हो रहा है, तो उस विलम्ब को उसको स्थानांतरण किया जाता है, राइट, एक पत्र के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय को, ओके। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उत्प्रेषण में। जबकि अगर मैं बात करूं प्रोहिबिशन का, तो उसमें था कि एक उच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाके उच्च कार्य को करने से रोकता है। जबकि यहाँ पे क्या है? उत्प्रेषण में क्या है? उत्प्रेषण में है कि अधीनस्थ न्यायालय है, वहाँ पे कोई मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है, या तो कानून कहीं ना कहीं वहाँ पे वीक पड़ रहा है, या फिर वो कानून कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको हाईकोर्ट क्या करेगा कि एक पत्र द्वारा स्थानांतरित करेगा, उसको हम बोलेंगे उत्प्रेषण, ओके। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब हमें याद ये रखना है कि ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है, तो उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। सॉरी। उत्प्रेषण जो है वो, जैसे आपने एक तो हो जाएगा आपका न्यायिक, दूसरा हो जाएगा आपका अर्ध न्यायिक। आप मेरे साथ लिखते चले, या फिर आपने पढ़ा होगा तो आप सुन भी सकते हैं, अर्ध न्यायिक। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे 1991 में एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि, जैसे उनका निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का 1991 में, कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, ओके। यानी कि यहाँ पे प्रशासनिक जो प्राधिकरण होंगे उनके खिलाफ भी उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। यानी कि जो प्रतिषेध है वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक के खिलाफ ही जारी किया जाता है। वहीं उत्प्रेषण की बात करें तो तीनों, यानी कि न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक जो प्राधिकरण है उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, ओके। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये सीखना है कि प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमने जो पढ़ा था वहाँ पे यानी कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध उत्प्रेषण भी जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई विधिक निकाय है, विधिक निकाय है, उसके खिलाफ भी नहीं जारी किया जा सकता, ओके। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। यू गॉट माय पॉइंट? आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं
अधिकार पृष्ठा की। ओके, आई थिंक ये जुडिशियल रिट का 5वां रिट है। को वारंटो बाय विच ऑथोरिटी, किस अधिकार से। जैसे मान लीजिए कि सपोज आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कहीं पे विजिट कर रहे हैं, तो ट्रेन जो टिकट होता है उसकी ऑथोरिटी किसको है? उसकी ऑथोरिटी है टीटी को, वनली टीटी को। अब इसके लिए कहीं ना कहीं टीटी के अलावे अगर आपसे, जैसे मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर आके बोले कि भाई आप टिकट दिखाइए, सपोज आप पटना से जा रहे हैं बेंगलोर, तो आप वहाँ का टिकट दिखाइए, तो बाय विच ऑथोरिटी, किस अधिकार से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना। जैसे आम व्यक्ति जो यात्रा करता है तो उससे हो सकता है आप डिफेंस वाले लोग जैसे आरपीएफ है, जीआरपीएफ है, वहाँ से भी अधिकारी पूछ देते हैं कि टिकट है नहीं है, बट हम क्यों, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम क्यों आपको बताएं किस अधिकार से आप पूछ रहे हैं। क्योंकि टिकट्स का अधिकार किसे मिला है? टीटी को मिला है, तो हम उसी को दिखाएंगे ना टिकट। ओके, बहरहाल अधिकार पृष्ठ का मतलब हुआ किस अधिकार से। ओके, इस संदर्भ में एक तरह का कह सकते हैं कि प्राधिकार या वारंट के द्वारा है, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब में है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी आप ले लीजिए डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए एक नॉर्मल जो कर्मचारी है, राइट, ब्लॉक के कर्मचारी है, उसके संदर्भ में भी अगर हम बात करें, राइट, तो बस उसके लिए जारी किया जा सकता है कि हाँ आप किस अधिकार से जो है वो जांच कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को मांग रहे हैं। ओके, बाय विच ऑथोरिटी, तो आपको ये याद रखना है। जैसे यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार को, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑफिसर है तो उसके जो जैसे एक सर्किल है उसके अधीन में ही काम करना है, ऐसा कार्य हो रहा है जो कहीं ना कहीं लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण को ग्रहण करता है, तो उसके लिए किस अधिकार से वो काम कर रहे हैं, किस हैसियत से, उसको भी ये रोकने का काम करता है। ओके, अच्छा, इसके बाद आपको क्या पॉइंट्स याद रखना है? जैसे हमने 4 ऊपर के जो रिट पढ़े, राइट, उन रीटों से ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यह किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है। किसी भी एक तरह से व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ अगर कदाचार हो रहा है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इनफैक्ट मैं जाके न्यायालय में, और नॉर्मल कोई इच्छुक व्यक्ति है तो वो भी जाके ब्लेम कर सकता है, राइट। अच्छा, पीड़ित व्यक्ति अगर हो तो क्या उसके द्वारा ये मान्य है? तो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यह मान्य नहीं है। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा अधिकार पृष्ठा मान्य नहीं है। ओके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। हमने डिस्कशन किया अलग अलग, जैसे हैबियस कार्पस, मैंडमस हुआ, प्रोहिबिशन हुआ, सेटॉर्डरी हुआ, और इसके अलावा हमने बात किया क्वो वारंटो की। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ही। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगा 20 क्वेश्चन, आप देखेंगे यहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे। इनफैक्ट आप मार्केट के कोई भी सेट को आप कीजिए, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जितना हम लोग शट डाउन किए हैं वहाँ से क्वेश्चन पिकअप हो जाएंगे और क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे अभी हम लोग जो बातें कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट की बातें थी। अच्छा, हाई कोर्ट में क्या सेम वही प्रोविजंस लिखे गए हैं क्या? उस पर हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। जैसे आर्टिकल 32 ये तो इसको मेंशन करता है, बट आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट को मेंशन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट को मेंशन करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 226 में क्या मेंशन है। ओके, जस्ट आर्टिकल 226 में क्या मेंशन है? कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यहाँ पे लिंक हो गया, यहाँ पे होगा रिट। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। आर्टिकल 226 में क्या है? कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ओके, आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 2261 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक न्यायालय
को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को समुचित मामलों में किसी सरकार को निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्या और उत्प्रेषण रिट है, उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी। ओके, तो भाग 3 में जो बातें की गई है रिट की आर्टिकल 32 के रेफरेंस में, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी बातें की जा रही है, बट हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि एक्चुअल में हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा है या सुप्रीम कोर्ट का पावर ज़्यादा है रिट के मामले में, तो हम लोग उस पर ज़्यादा विचार भी ओके। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उच्च न्यायालय की और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की बातें हो रही है, यहाँ पे हाई कोर्ट की बातें हो रही है। यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। मैं आपको एक एक पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दूँ। उच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार अधिक विस्तृत हैं क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के अलावे किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी जारी किया जा सकता है। ओके, अच्छा, पहला कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे हाई कोर्ट ले लिया, राइट, और यहाँ पे मैंने ले लिया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट केवल ओनली जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए ही, उसके विरुद्ध, यानी कि अगर उसमें फंडामेंटल राइट्स में किसी प्रकार की अवहेलना हो रही है, कहीं ना कहीं एक तरह से अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, उसके रेफरेंस में ही सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। बट इसी कंडीशन में देखा जाएगा तो ये ओनली मौलिक अधिकार के साथ साथ, यानी मौलिक अधिकार के साथ साथ मैं यहाँ पे बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ और भी जो अन्य नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि साधारण जो भी उद्देश्य हैं उसके लिए भी कार्य कर सकता है। तो इस मामला में देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तार हाई कोर्ट का है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तार रीट के मामले में। एक तो ये कंडीशन हुआ। ओके, दूसरी कंडीशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय, दूसरा कंडीशन, उच्च न्यायालय केवल संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य या का किसी दूसरे राज्य संबंधित मामले में रीट जारी कर सकता है। यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है कि हाई कोर्ट क्या करेगा, या तो उस राज्य का व्यक्ति हो, ओके, या फिर दूसरे राज्य के मामले को भी वो यहाँ पे जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। यू गॉट माय पॉइंट, आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी कि ये दूसरा मामला है जिसमें लीड कर रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। तीसरा मामला, सबसे इंपॉर्टेंट मामला, आर्टिकल 226 के तहत दिए गए संवैधानिक उपचार उच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। आर्टिकल जो 226 में बातें की गई है, एक तो 226 जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा, वो विवेक से काम करेगा, राइट। अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट जो है वो एक तरह से आर्टिकल 226 के अधीन वो कहीं ना कहीं विवेक से काम करता है, उसके विवेक पे है, वो करेगा नहीं भी कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो विवेक पे काम नहीं करता है। ओके, अच्छा, इसलिए उस न्यायालय रीट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार भी सकता है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय नकार भी सकता है, बट जबकि उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। ओके, यू गॉट माय पॉइंट, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार अपने आप में एक मूल अधिकार है। हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, तीसरी पॉइंट्स क्या बात की जा रही है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में। ऐसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नकार नहीं सकता है क्योंकि वो बाध्यकारी है, क्योंकि वो अपने आप में आर्टिकल, अगर मैं 32 की बात करूं, आर्टिकल 32 संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वो अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता है। बट अगर हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो हाई कोर्ट नकार भी सकता है, उसके क्रियान्वयन को वो विलंब भी कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 226 ये फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर नहीं है, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, जबकि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है। एवं आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस पीसीएस में भी आए हुए हैं, एवं यूपीएससी में भी आया हुआ है
कि जो संविधान के संरक्षक हैं, राइट, वो कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से जो अधिकारों का रक्षक और कहीं ना कहीं जो गारंटर होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ओके, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर नहीं है, राइट, क्योंकि इसकी मौलिक अधिकार संबंधी अधिकारिता आर्टिकल 2 to 6 के तहत आती है। ओके, तो ये इसलिए नहीं है। बट यहाँ आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 के तहत एक तरह से मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आती है। तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने, जहाँ पे दिखाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिट है उसको जो अथॉरिटी मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाएगा तो हाई कोर्ट के मामले में कम है। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। आई होप आपने इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा होगा, राइट। और ये रीड से रिलेटेड वीडियोस मैंने इसलिए बनाया ताकि यहाँ पे कोई भी डाउट ना रहे और ये हम अपने दैनिक जीवन में भी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं इसके 20 क्वेश्चन को लेकर। आप इस वीडियोस को पोस्ट करके 1-2 बार ज़रूर देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियोस जब आएगा तो वहाँ पे आप सीधे आएंगे क्वेश्चन पे वार करने के लिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।